तो टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर ये पूरी हम यूनिट को जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसके आपको फ्री में नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये जो होने वाली है हमारी यूनिट ये AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। ये है हमारी यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टेक्निकल रिपोर्ट देखेंगे क्या होती है, हम थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में देखेंगे क्या होता है, सिनॉप्सिस राइटिंग क्या होता है, टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग क्या होता है, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर्स क्या होता है और 7 C's क्या होता है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए। CV और रिज्यूमे राइटिंग के बारे में भी देखने वाला है और टेक्निकल प्रपोजल्स क्या होता है, कैसे टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में देखने वाला है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन जो हमें देखने को मिलती है उन सभी के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं किस तरह की क्या चीज़ें होती है। अब देखो ये जो यूनिट 2 डल रही है वो यूनिट 1 के यार लगभग 1.5 महीने बाद डल रही है। तो अगर आप चाहते हो कि यूनिट 3 की वीडियो भी इसी तरह जल्द से जल्द आ जाए तो यार इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कर दो। जैसे 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट 3 आ जाएगी। अगर आपने आज ही कंप्लीट कर दिया तो आज ही मैं यूनिट 3 डाल दूंगा यार। तो भाई कंजूसी मत करो यार, लाइक बटन है उसको दबाओ और टेक्निकल रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट में हमें देखने को मिलता है तो वर्ड जो है रिपोर्ट, ये हमें ड्राइव करा गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है ब्रिंग बैक, मतलब वापस लाना। तो बेसिकली हम यहाँ पर अब डेफिनेशन को देखते हैं। तो टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है, ये टेक्निकल रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं और उन फैक्ट्स के बेसिस पर एनालिसिस और डिसीजंस लिखे जाते हैं और कुछ रिकमेंडेशन भी डिराइव करी जाती है फैक्ट्स और डेटा के बेस पर जो कि हमने कलेक्ट करा है। तो देखो एक रिपोर्ट जो आप समझ सकते हो, रिपोर्ट आपने सुना होगा, कई बार देखी भी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हो सकती है। यहाँ पर मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी आपको देने वाला हूँ। तो जैसे कि काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हुए, साइंटिस्ट हुए हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं ताकि वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट के आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो हमने एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन के 1-2 महीने बाद हमने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करा और उसमें हमने देखा कि हमारा जो यूज़र बेस है वो 18 से लेकर 24 ईयर के लोगों का ज़्यादा है। मतलब 18 से 24 ईयर की जिनकी एज है वो हमारी एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो 18 से 24 के बीच में हमारे पास रेंज है। तो ये हमारा एक फैक्ट हुआ। तो हमने एनालिसिस करी उस फैक्ट या फिर डेटा के बेस पर। तो हमने देखा यार हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमें इसी एज ग्रुप के ओरिएंटेड रखना चाहिए और इसका जो कंटेंट है, जो इसमें हमारा जो भी मटेरियल है वो उसी एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। अब हो सकता है वो हमारा कुछ एप्लीकेशन जो है वो राइटिंग में कुछ हो या फिर कोई वीडियोस वगैरह उसमें आती हो, तो वो हम क्या करेंगे उसी एज ग्रुप के हिसाब से उसको काम करेंगे। तो हमने रिकमेंडेशन उसमें लिख दी। तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसमें हमने फैक्ट्स लिखे, हमने जो डेटा कलेक्ट करा उसके बारे में लिखा, फिर उसके बेस पर हमने एनालिसिस करा कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब हमारे जो यूज़र बेस है उसके हिसाब से हमने सब कुछ एनालिसिस करके ग्राफ या फिर चार्ट वगैरह भी उसमें ऐड कर दिया और फिर उसी के बेस पर हमने रिकमेंडेशन लिख दी है कि हमें इस एज ग्रुप को ओरिएंटेड हमारा कंटेंट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हमने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी। अब इसी तरह आपने रिपोर्ट वो भी देखी होगी जब आप यहाँ पर किसी लैब में जाते हो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराने, तो वो भी क्या करता है, वो डेटा जो भी उनका कलेक्ट हुआ है वो उसमें लिखता है, एनालिसिस लिखता है कि आपका ये है और फिर रिकमेंडेशन लिखता है कि आपका जो ब्लड है वो काफ़ी कम है या फिर आपकी प्लेटलेट वगैरह डाउन है। तो वो सब आपको रिकमेंडेशंस वहाँ पर लिख देता है। तो इस तरह की रिपोर्ट हो गई। या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ पर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो, तो आपने देखा कि काफ़ी सारे कंप्यूटर जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपने उसमें सब चीज़ें लिखी और आपने एक डायरेक्टर मैनेजर को आपने यहाँ पर रिपोर्ट लिखी जिसमें आपने लिखा कि ऐसा ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। फिर बाद में आपने रिकमेंडेशन लिखी है कि हमको अपने कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना होगा, ये हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारे रिपोर्ट के यार मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, और खुद दिमाग लगाओ, देखो रिपोर्ट आपने कहाँ कहाँ देखी होगी। तो वो सब चीज़ जो है वो रिपोर्ट होती है और वो टेक्निकल रिपोर्ट हमारी कहलाती है, जिसमें भी हम टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस वगैरह में यूज़ करते हैं।
अब इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है रिपोर्ट्स की, तो देखो रिपोर्ट हमारे कहाँ कहाँ काम आती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और रिपोर्ट जो है वो हमें कुछ चीज़ें प्लान करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन वाला एग्जांपल दिया था, तो हमें फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से हमने बिजनेस को बूस्ट करना चाहिए, उस तरह में भी हेल्प करती है। और रिपोर्ट जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है स्प्रेड करने में भी हेल्प करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने इंटरनली कोई रिपोर्ट बनाई है, जो भी आपका बिजनेस है उसकी ग्रोथ वगैरह वो बना सकते हो, या फिर आउटसाइड आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो आम जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि पीआर, मतलब यहाँ पर प्रेस रेंडर्स होते हैं जिसमें पब्लिक को बताने के लिए कुछ रिपोर्ट होती है, वो हम रिलीज़ कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए और बना सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए बना सकते हैं, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितनी सक्सेस मिली है हमारे बिजनेस में। और रिपोर्ट जो है काफ़ी सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन का सोर्स भी बन सकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिपोर्ट के, हम क्यों बनाते हैं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट बनाने का मकसद जो होता है काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि है कि हमें अपना कोई प्रोजेक्ट है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम बना सकते हैं, और यहाँ पर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बना सकते हैं, कोई हमने रिसर्च फाइंडिंग करी है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बना सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके लिए रिपोर्ट बना सकता है, कोई भी रिकमेंडेशन हमें लिखनी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम रिपोर्ट बना सकते हैं, या फिर कोई हमें रिकॉर्ड रखना है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसलिए भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आई थिंक ये यूनिट थोड़ी लंबी हो सकती है, तो लेकिन हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, भले से 1 या फिर 1.5 घंटे की क्यों ना बन जाए। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिपोर्ट की क्या क्या होती है। तो हमारी जो रिपोर्ट होती है वो प्रिसीजन होना चाहिए, उसमें मतलब वो प्रिसाइज होनी चाहिए, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लिमिटेड स्पेस में होनी चाहिए और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम स्पेस के चक्कर में आपने इन्फॉर्मेशन ही मिस कर दी हो, सारी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और कम से कम स्पेस में भी होनी चाहिए। और हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा होना चाहिए, जो भी फैक्ट है वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है रिपोर्ट में वो सब रिलेवेंट होनी चाहिए मेन आइडिया के, ऐसा नहीं है कुछ इररिलेवेंट हम उसमें चीज़ें लिख रहे हैं जो भी हमारे काम के नहीं है, तो सिर्फ काम की बातें रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। और हमारी रिपोर्ट जो है वो रीडर ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें रिपोर्ट जो हम लिख रहे हैं वो देखना चाहिए कि किसके लिए हम लिख रहे हैं, रीडर कौन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग। अब हो सकता है हम कोई आम पब्लिक के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं लेकिन हम उसमें इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स या फिर काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों को ही पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसके लिए लिख रहा है उसी के हिसाब से हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, मतलब हमारी जो रिपोर्ट है वो हमारा उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का होना चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए होना चाहिए, और राइटर के जो राइट कर रहा है रिपोर्ट को उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री होना चाहिए। और हमारी रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, और कोई भी टफ लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ब्रेविटी होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट पर, मतलब हमारी रिपोर्ट जितनी ज़्यादा ब्रीफ हो सके उसको उतना ब्रीफ रखना चाहिए, मतलब छोटी रखना चाहिए। और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए रिपोर्ट में। और हम रिपोर्ट में काफ़ी सारी स्पेशल फॉर्मेट्स और इलस्ट्रेशंस वगैरह या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम, फिगर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। होमोजेनिटी होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट हम किसी एक टॉपिक पर लिख रहे हैं तो वो एक टॉपिक पर ही होनी चाहिए, ये नहीं कि हम उसमें अलग अलग टॉपिक उसी एक ही रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिए। अब यहाँ पर देखो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, टेक्निकल रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जा सके वो मैंने सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। जैसे कि आपको अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे चेक कर सकते हो आप, आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एनालिसिस करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, फिर बाद में आपको उसको स्कोप देखना चाहिए, फिर ऑडियंस को देखना चाहिए किसके लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हो, और फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए आपको, फिर
जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसका एनालिसिस करना चाहिए, फिर आप जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का, एक फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का। तो बेसिकली रिपोर्ट जो है वो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। फ्रंट मैटर हो गया, मेन बॉडी हमारी हो गई, और फिर सप्लीमेंट्री पार्ट हो गया। तो हमारा जो फ्रंट मैटर होता है तो वो स्टार्टिंग का होता है, उसमें हमारा कवर पेज हो सकता है, टाइटल लिख सकते हैं हम उसको, टाइटल पेज हो सकता है, साथ में हम उसमें राइटर का नाम भी लिख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं, मतलब हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं जिसने भी कंट्रीब्यूट करा है इस रिपोर्ट को जनरेट करने में, मतलब जिसने भी इस रिपोर्ट को बनाने में हेल्प करी है तो उसको हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब आगे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, मतलब कंटेंट होने वाला है वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स होता है हमारा, इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट हम बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी हम लिख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और समरी दोनों डिफरेंट होता है, और कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है या फिर 10 नंबर में ही एक छोटा सा 1-2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद आती है मेन बॉडी या फिर मेन टेक्स्ट। तो हमारी जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम का, उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर, फिर एनालिसिस के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमने क्या क्या एनालिसिस करा है वो लिखते हैं, फिर बाद में कंक्लूजन लिख देते हैं। और इसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री पार्ट। तो यहाँ पर देखो, आपने 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक देखी होगी केमिस्ट्री की, तो उसमें भी बैक में होता था सप्लीमेंट्री वाले पेपर, तो उसमें अपेंडिक्स भी होता था, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेफरेंस, ग्लोसरी वगैरह, इंडेक्स वगैरह भी होता था। तो जैसे कि सप्लीमेंट्री पार्ट जो होता है वो अलग सा पार्ट होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स हुआ जिसमें हम कोई भी टेबल हुआ, ग्राफ हुआ, चार्ट वगैरह हम वहाँ पर ऐड करते हैं, जो कि हमारा हम मेन बॉडी में नहीं लगा सकते, वो हम लास्ट में लगा देते हैं। तो जैसे कि आपने लॉग की टेबल देखी होगी, केमिस्ट्री की बुक में होती थी एनसीईआरटी के पीछे, तो वो इस तरह में होती है। और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारा रेफरेंस है इस रिपोर्ट से रिलेटेड वो हम लिख सकते हैं, जो भी ओरिजिनल राइटर्स के हमने से रेफरेंस लिया है या फिर किसी बुक से हमने रेफरेंस लिया है, तो उन सभी को हम क्रेडिट दे सकते हैं रेफरेंस के हिसाब से। और ग्लोसरी हो सकता है जिसमें हम टेक्निकल टर्म्स लिख सकते हैं, और इंडेक्स हम लिख सकते हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उसके अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में हम वर्ड्स को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी है, और उसके आगे पेज नंबर भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एनसीईआरटी की बुक में होता था केमिस्ट्री की, उसका मुझे कंफर्म याद है, बाकी फिजिक्स वगैरह का याद नहीं है। अब देखो कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स को डिफरेंट यहाँ पर पर्सपेक्टिव से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे कि रिपोर्ट जो है वो हमारी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें हम काफ़ी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमारा शुरू होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें फैक्ट्स दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। इसमें हमारी रिकमेंडेशंस नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स ही देते हैं। एक होती है एनालिटिकल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में हम यहाँ पर फैक्ट्स भी देते हैं, कंक्लूजन भी निकालते हैं और रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो ये वाली रिपोर्ट जो होती है वो हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट होती है। और हमारी एक होती है पीरियोडिक और यहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट। तो पीरियोडिक रिपोर्ट जो होती है वो एक रेगुलर इंटरवल में हम रिपोर्ट बनाते हैं, क्वार्टरली हमारी हो सकती है, या फिर हाफ ईयरली हो सकती है, या फिर हमारी एनुअली रिपोर्ट हो सकती है, या फिर एवरी फाइनेंशियल ईयर हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। तो एक फिक्स टाइम होता है या फिर फिक्स टाइम इंटरवल में हम एक यूजुअली एक रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर साल हमारी बिजनेस की जो है ग्रोथ के रिलेटेड हमारी रिपोर्ट बनेगी। तो इस तरह की जो पीरियोडिक हमारी रिपोर्ट होती है उसको पीरियोडिक रिपोर्ट्स बोलते हैं। और कुछ स्पेशल ओकेशन पर हमारी कोई रिपोर्ट बनती है, कोई सिचुएशन पर रिपोर्ट बनती है, तो उसको स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। अब इसी तरह हम इसको ओरल और रिटन भी बोल सकते हैं। अगर कोई हमारी ओरल रिपोर्ट है जो कि हम बोलकर बोलने वाले हैं रिपोर्ट को, तो वो ओरल रिपोर्ट हो गई। कुछ रिटन में हम देने वाले रिपोर्ट को, तो वो रिटन रिपोर्ट हो जाती है। हम लेंथ के बेस पर भी हम इसको रिपोर्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी छोटी होती है, तो उसको हम शॉर्ट रिपोर्ट बोल देंगे। और जो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट होती है जिसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो लॉन्ग रिपोर्ट हो जाती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स भी हमारी हो सकती है। अगर हमारी रिपोर्ट जो है काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जा रही है,
जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी हम बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो हमारी फॉर्मल होगी। और इनफॉर्मल जो हमारी रिपोर्ट होगी उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज हमारी यूज़ होती है, और वो कोई टारगेटेड लोगों के लिए ही होती है। ये ऐसा कुछ प्रोफेशनल या फिर बिजनेस वगैरह में यूज़ नहीं होती है। इंडिविजुअल या फिर ग्रुप रिपोर्ट भी हो सकती है। अगर किसी इंडिविजुअल को रिपोर्ट दी जा रही है तो इंडिविजुअल रिपोर्ट हो गई, किसी ग्रुप को हम दी जा रही है रिपोर्ट तो वो ग्रुप रिपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट और समरी को यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है। अगर इसमें आपको डिफरेंस पूछने को आ जाए तो आप लिख सकते हो। देखो, समरी और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बताने से पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपने कोई मूवी देखी जैसे कि, या फिर सीरीज़ देखी जैसे कि मिर्ज़ापुर है। मैंने मिर्ज़ापुर देखी तो मेरा कोई दोस्त है वो पूछने लगा यार मिर्ज़ापुर कैसी थी, तो मैं उसको दो तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैं पूरा उसको समरी बता सकता हूँ कि पूरी स्टोरी जो है, जैसे कि मान लो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 5 या फिर 6 घंटे का है, तो मैं उसको 10-15 मिनट में पूरी कहानी बता दूंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, समरी में थोड़ा उसको जल्दी जल्दी, तो ऐसा बता सकते हो। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं उसको कहानी वगैरह ना बताकर सिर्फ मेन चीज़ें बता सकता हूँ कि भाई उसमें एक्शन है और उसमें काफ़ी थ्रिल है, काफ़ी उसमें मज़ा आया कि देखनी चाहिए, उसकी रेटिंग भी काफ़ी हाई है। तो इस तरह से हम उसको एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि कैसी है और अपना ओपिनियन थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो उसमें पूरी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और समरी में हमने पूरी स्टोरी या फिर पूरी जो कहानी थी हमारी वो हमने छोटी सी और यहाँ पर टाइम में बता दिया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट और समरी का डिफरेंस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। समरी जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। समरी जो होता है वो हमारी थोड़ी लंबी होती है लेंथ में, और एब्स्ट्रैक्ट जो होती है वो हमारी शॉर्ट होती है लेंथ में। तो एग्ज़ाम में आपको रिपोर्ट लिखने के लिए भी आ सकती है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस तरह का आपका यहाँ पर सिचुएशन है, इसके बेस पर आप रिपोर्ट लिखो। तो देखो, एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डिफरेंट आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारी ई बुक में इंक्लूडेड होंगे। तो अगर आपने ई बुक नहीं ली है तो आप हमारी ई बुक को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो सिर्फ एक ई बुक में देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी ले सकते हो। और अदरवाइज आप नोट्स तो हमारे डाउनलोड कर ही सकते हो। कैसे डाउनलोड करने आगे मैं आपको बता दूंगा, आगे क्या भी बता देता हूँ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर रखी है मैंने लिंक, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इस यूनिट के नोट्स फ्री में, या फिर आप डायरेक्टली kkword.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है रिपोर्ट राइटिंग का। जैसे कि ये है कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर को एक रिपोर्ट लिखनी है, और यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कंपनी में उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे टू, कि हम किसको लिख रहा है। फिर लिखेंगे फ्रॉम, मतलब कौन लिख रहा है, हम एक टेक्निकल एक्सपर्ट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे किस डेट में रिपोर्ट लिखी जा रही है, डेट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, कि हमें जो है इम्प्रूवमेंट करना है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारा कंपनी में है। हम फिर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, कि हमने क्या ऑब्जर्व करा है, कि हमने चेक करा कि काफ़ी सारा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में। फिर हम रीज़न लिखेंगे क्या वजह है इस डिस्टर्बेंस की, तो हमने देखा कि ये आउटडेटेड मशीन है हमारी, काफ़ी सारे केबल्स जो है वो हमारे उसमें डिफेक्ट है, फॉल्ट है उसमें। और फिर हम नीचे रिकमेंडेशंस लिखें कि हमें नए सिस्टम की ज़रूरत है और हमें लेटेस्ट डिवाइसेस की ज़रूरत है और अच्छी क्वालिटी वाले केबल्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, डिफरेंट फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। और देखो, ये एक हमारा टॉपिक था, हो सकता है अलग अलग टॉपिक में आपको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट लिखनी पड़ जाए। हो सकता है आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए, किसी में आपको चार्ट बनाना पड़ जाए, या फिर किसी में अलग तरीके से लिखी जा सके। तो इसको आप एक बार गूगल पर सर्च करना, काफ़ी सारे आपको रिपोर्ट के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल रिपोर्ट के आप यहाँ पर देखना, खाली रिपोर्ट नहीं, टेक्निकल रिपोर्ट के एग्जाम्पल्स सर्च करना। तो देखो यार, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, तो साथ मिलकर पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर भी हम अलग अलग सब्जेक्ट साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि आप इसकी यूनिट के नोट्स को डाउनलोड करेंगे, कमेंट सेक्शन में जो मैंने सबसे ऊपर पिन कर रखा है, तो डाउनलोड जब कर लोगे ना तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ होगा। तो पासवर्ड जब आप
इस नोट्स को डाउनलोड करोगे तो वहीं वेबसाइट पर इसका पासवर्ड लिखा होगा। तो कुछ लोग जल्दी में भाई यूनिट 1 के नोट्स तो डाउनलोड कर लिए, लेकिन वो पासवर्ड पूछ रहे थे, तो वेबसाइट पर ही मैंने पासवर्ड दे रखा है। यूनिट 2 का जो होगा वो पासवर्ड अलग होगा, वो जब आप डाउनलोड करोगे वो आपको दिख जाएगा। इसी तरह ई बुक पे भी पासवर्ड लगा हुआ है, जब आप इसको परचेस करेंगे तो थैंक यू पेज जो आता है वहाँ पर मैंने पासवर्ड शो कर रखा है, लेकिन कुछ लोग जल्दी में उसको भी मिस कर देते हैं। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में। तो देखो, आपने स्कूल में ना प्रोजेक्ट फाइल्स तो बनाई होगी, जब आपके एग्जाम होते थे, एक्सटर्नल एग्जाम वगैरह, तो उसमें फाइल्स बनाते थे जिसमें आप फ्रंट पेज लगाते थे, जिसमें आप सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, और वो आपका कवर पेज होता था एक टाइप का, उसके अंदर आप इंडेक्स लगाते थे, उसमें एक्नॉलेजमेंट लगाते थे, सर्टिफिकेट का एक पेज लगाते थे, और फिर आपका मेन चीज़ चलती थी, फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करते थे। तो वो आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल होती थी, एक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता था। तो यहाँ पर थीसिस और प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह का हमें देखने को मिलता है। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते थे वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर होती है, लेकिन थीसिस जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। प्रोजेक्ट जो होता है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन थीसिस जो है वो काफ़ी बड़ी रिसर्च होती है। तो यहाँ पर अभी इसको देखकर डिस्कस करते हैं, और शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग क्या होता है। तो सिंपली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती थी, जो कि आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते थे, उसको रेफरेंस में ले सकते हो। तो वो क्या होती थी, वो आपका रिसर्च का वर्क होता था, जो कि आप एक रिपोर्ट बनाते थे। उसमें आपका सारा रिकॉर्ड होता था, क्या क्या आपका डेटा है, क्या क्या एनालिसिस करी, क्या क्या फाइंडिंग्स आपने करी है, उसमें सभी एलिमेंट्स होते थे। कवर पेज आपका होता था, टाइटल पेज होता था, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता था, मतलब इंडेक्स होता था, समरी लिखते थे, इंट्रोडक्शन लिखते थे, कंक्लूजन लिखते थे, और रिकमेंडेशंस वगैरह भी लिखते थे। तो इसी तरह थीसिस जो होती है वो एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट होती थी नहीं, मतलब है। तो थीसिस जो है एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट होती है, जिसमें यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद, रिसर्च करने के बाद, काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करता है। हो सकता है कि 2 साल की रिसर्च हो हमारी, 3 साल की हो, 4 की हो, 5 की हो, 1 साल की हो, या फिर कितने भी टाइम की, मतलब एक लंबी रिसर्च की रिपोर्ट होती थी क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, है मतलब ये एक लंबी रिसर्च की रिपोर्ट होती है, जिसमें हमारा सब कुछ डेटा और एनालिसिस वगैरह होता है। इसमें भी सारी चीज़ें यही होती है जो मैंने ऊपर दिखाया था, कवर पेज, टाइटल पेज वगैरह। बाकी हम इसका स्ट्रक्चर आगे देखने वाले हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको थीसिस राइटिंग का। तो थीसिस राइटिंग में देखो, इसका स्ट्रक्चर जो, मतलब ये किस तरह से थीसिस लिखी जाती है। तो सबसे पहले एक टाइटल पेज होता है, जिसमें हम उसका टाइटल लिखते हैं अपने थीसिस का, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं कि ये इसका राइटर कौन है, इस तरह की एडिशनल चीज़ें भी आप लिख सकते हो। फिर बाद में एक डिक्लेरेशन या फिर सर्टिफिकेट आप उसमें ऐड करते हो, जिसमें ये सर्टिफाई करा जाता है कि ये थीसिस जो है वो आपने लिखी है। जैसे कि अगर आपने अपने कॉलेज में रहकर कोई थीसिस लिखी है या फिर स्कूल में लिखी है, तो आपके जो हायर अथॉरिटी है, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं, उस पर हो सकता है सिग्नेचर करे या फिर स्टैंप लगाए कि ये वर्क आपकी तरफ से करा गया है, ये रिसर्च आपने करी थी। फिर आप एक्नॉलेजमेंट उसमें ऐड करते हो, मतलब उसमें आप क्रेडिट देते हो, अपना ग्रेटिट्यूड यहाँ पर शो करते हो कि इस रिसर्च में या फिर इस थीसिस राइटिंग में मेरी जो है काफ़ी लोगों ने हेल्प करी। हो सकता है वो आपके टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड हो, तो उनको थोड़ा सम्मान देने के लिए आप ये एक्नॉलेजमेंट उसमें ऐड करते हो। फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स से मतलब है टाइटल, जिसमें आप लिखो, आगे आप शो करोगे कि आगे किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस होने वाला है, फिर उसके सब पॉइंट्स वगैरह। आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, और इसी तरह का सिस्टम है, मतलब एक तरह से ये आपका इंडेक्स होता है, जिसमें आप लिखते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हम आगे कवर करने वाले हैं। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी इसमें ऐड करते हो। अब देखो, रिपोर्ट राइटिंग में ऊपर जो पोर्शन था रिपोर्ट राइटिंग, इससे पहला टॉपिक, उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट और समरी आपको डिटेल में बता रखा है, डिफरेंस भी बता रखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट और समरी भी यहाँ पर आप लिखते हो। फिर आप इंट्रोडक्शन देते हो, जो भी आपकी थीसिस है उसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, और उसका एक ब्रीफ सा आप थोड़ा आइडिया देते हो। इंट्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना चाहिए, ताकि थीसिस जो भी पढ़ रहा है, रीडर है, तो उसको इंटरेस्ट आए और वो आगे भी पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। फिर बाद में आप लिटरेचर रिव्यू या फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, मतलब काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप ऐड करते हो अपनी थीसिस में। हो सकता है काफ़ी सारी पुरानी रिसर्च के यहाँ पर आप समरी लिखो कुछ, या फिर उसका थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप लिखो, और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें ऐड करते हो, जो कि आगे रिजल्ट को समझने के लिए हेल्प करने वाला है।
फिर बाद में आप थोड़ी सी थ्योरी लिखते हो जो भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड है। फिर बाद में आप कंक्लूजन और सजेशंस लिखते हो। फिर बाद में रेफरेंसेस लिखते हो कि आपने ये थीसिस में जो भी आपने राइट करा है उसके कौन कौन से रेफरेंसेस है, जैसे कि आपका इंटरनेट हो सकता है, कौन सी वेबसाइट से आपने रेफरेंस लिया था या फिर कौन सी बुक से रेफरेंस लिया था या फिर टीचर से लिया था, उसको आप लिख सकते हो, उनको क्रेडिट दे सकते हो। फिर अपेंडिसेस आप लिख सकते हो। अपेंडिक्स देखो ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं रिपोर्ट राइटिंग में। अपेंडिसेस मतलब आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो डेटा है वो आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका हो सकता है कोई चार्ट है, कोई टेबल है या फिर कोई ग्राफ है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है थीसिस राइटिंग के। तो देखो जब आप थीसिस कोई बनाते हो तो वो एक ऑथेंटिक वर्क आपका क्रिएट कर देता है कि आपने रिसर्च करी है, मतलब ऑथेंटिसिटी क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपने सच में कोई थीसिस लिखी है तो उसका एक तरह से प्रूफ बन जाता है और आपके पास होता है कि हाँ भाई मैंने सच में काम करा था। और जब आप कोई रिसर्च करते हो तो उसमें आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्क करते हो और काफ़ी एक्सटेंसिव इसमें टास्क करते हो, मतलब काफ़ी इन डेप्थ आप उसमें रिसर्च करते हो, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपका एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है। और यहाँ पर जब आप कोई थीसिस राइटिंग करते हो तो रिसर्च जो कर रहा है तो उसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज भी इंक्रीज होती है और यहाँ से आपकी रीजनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और फ्यूचर रिसर्चेस जो होने वाली है उनके लिए आप डोर ओपन कर देता है। मतलब आपने कोई थीसिस लिखी है कोई रिसर्च करके, तो हो सकता है आपकी थीसिस को कोई देख के इंस्पायर हो या फिर उसको कोई आइडिया मिले और वो फर्दर एक नई रिसर्च कर सके, तो आपकी रिसर्च से दूसरे को भी कोई नया आइडिया मिल सकता है नई रिसर्च करने के लिए, और ये आपको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी शो करने का मौका भी देता है। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस क्या होता है। देखो सिनॉप्सिस जो होता है वो एक शॉर्ट और सिस्टमेटिक आउटलाइन होती है जो कि आप थीसिस करने वाले हो, कोई आप हो सकता है कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो, थीसिस लिखने वाले हो या फिर कोई आप रिसर्च करने वाले हो, तो उसका एक शॉर्ट में सिस्टमेटिक आप आउटलाइन लिखते हो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, इस तरह की चीज़ें उसमें होगी, हमारा ये एम होगा, हम ये करने वाले हैं। तो इस तरह की जो आप पहले से रिसर्च करने से पहले या फिर कोई भी थीसिस या फिर प्रोजेक्ट करने से पहले एक आउटलाइन क्रिएट करते हो ताकि आप अपने जो सुपरवाइजर्स है, जो आपकी ऊपर की अथॉरिटीज़ है, उनको शो कर पाओ कि हमारा ये आइडिया है और हम इस पर काम करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जो है वो सिनॉप्सिस कहलाता है। तो सिनॉप्सिस के स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पर एक तो पहली चीज़ ये है कि ये सब मैंने आपको इनके टाइटल्स दे रखे हैं, मतलब इनकी हेडिंग दे रखी है। जैसे 10 नंबर में पूछ लिया कि सिनॉप्सिस क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो अब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर में आप सिर्फ इतना लिख के आओगे। स्ट्रक्चर में आप पहला पॉइंट लिखोगे टाइटल, फिर टाइटल आप खुद से लिख सकते हो क्योंकि मैं बता रहा हूँ और आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, ऊपर भी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फालतू में पेपर वेस्ट ना करने की वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। जैसे टाइटल है तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में हम टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप सिनॉप्सिस के टाइटल लिखोगे, फिर बाद में आप लिखोगे जो भी प्रॉब्लम है या फिर हाइपोथेसिस है। पहले आपने प्रॉब्लम लिख दी कि अगर आप किसी चीज़ पर काम करो, किसी प्रोजेक्ट पर, वो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये हम कोई भी प्रोजेक्ट लिख रहा है या फिर जो भी आप काम कर रहे हो। हाइपोथेसिस लिख सकते हो कि हमारी हाइपोथेसिस है, मतलब ये हाइपोथेसिस मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है, मतलब ये प्रूव्ड नहीं है लेकिन आपकी ऐसे मनगढ़ंत कहानी है जो आपने सोच रखी है कि ऐसा पॉसिबल है या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आप एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हो, फिर देखना चाहते हो क्या वो चीज़ सही है या फिर नहीं। तो ये हाइपोथेसिस आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अपना एम लिख सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि आपका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को करने का। फिर आगे आप लिख सकते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये सब चीज़ें जो है ऊपर हम देख चुके हैं यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में भी, थीसिस राइटिंग में भी, तो ये सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। रेफरेंसेस है और बाद में ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर ये अलग चीज़ है। तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, इसमें जो भी रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है और उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाती है, और कोई हायर अथॉरिटी है तो उसका नेम और उसकी भी डेजिग्नेशन आप लिखोगे, और जो भी अथॉरिटीज़ के आप यहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन लिख रहे हो उनके सिग्नेचर वगैरह भी वहाँ पर आप ऐड करोगे। तो ये सब आप चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बोलकर, ये सब आप इसके हेडिंग डालकर आगे उसको डिस्कस करके ब्रीफली आप बता सकते हो। अब देखो इसके बाद आता है टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग।
तो बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि बेस्ड होता है, जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, या फिर काफ़ी सारे सर्वेस के बेस पर हो सकता है, या फिर काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद और काफ़ी सारे लोगों के सजेशन जो कि उस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है। तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बेसिकली जैसे आप लोग ऐसे लिखते थे, हम लोग ऐसे लिखते थे पहले, ऐसे समझते हो ना जो हम लिखते थे, तो इसी तरह ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट है या फिर जिस पर हम काम करना चाहते हैं, तो उस पर हम अपनी रिसर्च करते हैं। जो भी वो रिसर्च करके हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो है वो कलेक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, हो सकता है थीसिस हो वो, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर काफ़ी सारी बुक से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे सर्वेज हम कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं उस फील्ड से कनेक्टेड उनसे हम डिस्कस करने के बाद हम पूरा ही एक चीज़, वो पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको तैयार कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग जो है वो पीएचडी में भी करी जाती है, जो हायर स्टडीज़ होती है उसमें कंपलसरी होता है टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखना। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो लिखते हैं, वैसे भी आप लोग लिख सकते हो और इसको सबमिट वगैरह पब्लिश वगैरह भी करा सकते हो। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं या फिर स्टाइल्स देख लेते हैं टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग के। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेट जो है उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखने से पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है इसको लिखने का, और उसके बाद जो है हमें प्रॉपर और रिलेवेंट टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज़ करनी चाहिए, और हमें एकदम स्ट्रेट पॉइंट पर आना चाहिए। यहाँ पर इधर उधर घुमाकर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल रिसर्च पेपर में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी होती है। इसमें हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का अवॉइड करते हैं, और यहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ करता है। कहने का मतलब ये है कि आउटडेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करता है, जो कि न्यू वर्ड्स है, लेटेस्ट वर्ड है, मॉडर्न वर्ड्स है, लैंग्वेज है, उनका हम यूज़ करते हैं। इलस्ट्रेशंस वगैरह भी यूज़ करते हैं, ग्राफ चार्ट्स वगैरह इनका भी यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी जो है लैंग्वेज की वो होनी चाहिए। हमें अनबायस होकर यहाँ पर ये टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। मतलब अपना जो ओपिनियन है या फिर मतलब भेदभाव वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। हमें राइट टोन का इसमें यूज़ करना चाहिए, और हमें डिस्कस और डिस्क्राइब करना चाहिए डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में। और ये जो हमारा टेक्निकल रिसर्च पेपर है तो इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मेट है उसको देखते हैं। तो अभी देख सकते हो ये मेथड्स कैसा हो सकता है इसको लिखने का। तो सबसे पहले देखो ये सब सिमिलर से इनके मेथड है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें चेंज है, तो अगर आप भूल जाते हो तो मिक्स हो सकता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पर भी देखो मैंने सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दिया है, इसके अंदर की चीज़ें कंटेंट आपको खुद ही से लिखना है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आप नोट्स को डाउनलोड करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नोट्स है और इसी पर आप भरोसा रखो। आप इसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करो। जो आप टीचर्स आपके टीचर्स हैं उनके नोट्स का आप यूज़ करो और अलग से गूगल पर सर्च करो। मतलब ये है कि सिर्फ मेरे नोट्स पर डिपेंड मत रहना, अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, और सिर्फ मेरी वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहना। अपने टीचर से भी पढ़ो, उनसे भी समझो, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो। तो यहाँ पर इसको राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका टाइटल डालते हैं, फिर हम ऑथर के बारे में लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं ऑथर के बारे में, उसका एड्रेस वगैरह भी लिखते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो भी हमारा आगे का कंटेंट होने वाला, बॉडी होने वाली है, उसका यहाँ पर बेसिक आइडिया यहाँ पर हमें देना होगा। फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे, धीरे धीरे हम हमारे जो टेक्निकल रिसर्च पेपर जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर है उसका हम धीरे से इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम उसमें मटेरियल्स और मेथड्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ करे, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी, कौन कौन से हमने इसमें टेक्निक्स का यूज़ करा है, और अगर कोई फार्मूला यूज़ हुआ है तो उसको भी बताना होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम अपना रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मतलब जो भी हमारा डेटा था उसमें हमें क्या चीज़ नोटिस करी है, क्या चीज़ हमें मिली है, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। फिर बाद में हम एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं पहले ऊपर भी कि क्या होता है, और बाद में रेफरेंसेस लिखेंगे और बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें आप ऊपर भी ऑलरेडी देख चुके हो।
देखते हैं सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कंपैरिजन टेबल बना रखे हैं, यहाँ पर इसको कंपेयर करके देखेंगे, फिर इसके राइटिंग के बारे में देखेंगे। तो देखो, कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बेसिकली लोगों की गैदरिंग होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं या फिर मेंबर आता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वो बात करते हैं, जो कि सभी का कॉमन इंटरेस्ट होता है उस टॉपिक पर। सेमिनार भी कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन उसमें टॉपिक जो होता है वो जनरल होता है, लोग काफ़ी कम होते हैं इसमें, और ये थोड़ा हमारा छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको इसके बेसिस चेक कर सकते हो, हम किस बेस पर कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। कॉन्फ्रेंस में जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, तो ये उल्टा लिखा गया है। जब आप इसके नोट्स डाउनलोड करेंगे या फिर ई बुक डाउनलोड करेंगे, ये सही दिख जाएगा, उल्टी साइड लिखा गया। तो सेमिनार में जो होते हैं वो कम लोग होते हैं, 5 से 10 लोग होते हैं सिर्फ, और कॉन्फ्रेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, 50 से लेके 1000 तक लोग हो सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है मेनली, वो ओपिनियन को पाना या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेमिनार होता है वो एक डिस्कशन होता है, बेसिकली एक गाइडेंस का डिस्कशन हो, मतलब गाइडेंस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, या फिर कुछ एजुकेट करने के लिए हमारा कोई टॉपिक हो सकता है। तो इस तरह कुछ की डिफरेंसेस है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया, इसमें काफ़ी कम लोग होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। और ये जो हमारा होता है कॉन्फ्रेंस, ये हमारा ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो गया, ये इसमें 2-3 दिन भी लग सकता है। लेकिन सेमिनार जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, वो 1 या 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। अब देखते हैं कि सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस का पेपर को कैसे लिखा जाता है। तो देखो, इसका भी सेम वैसा ही पैटर्न है जैसे कि हम पहले ऊपर देख चुके हैं। तो इसको डिस्कशन करना फिर से बार बार आप भी बोलोगे भाई 3-4 बार हो चुका है, तो कान दर्द करने लगेंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको टाइटल पेज लिखना होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है। अब ये चीज़ क्या होती है, ये हम 100 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, फिर रेफरेंसेस लिखेंगे। अब देखते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर्स क्या होते हैं। तो लेक्चर्स आपको पता ही है क्या चीज़ होता है, लेकिन जब कोई किसी टेक्निकल एक्सपर्ट कोई लेक्चर देता है, कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, अगर वो आकर आपको लेक्चर देता है, वो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर आपका हो जाता है। तो अगर कोई स्पीकर आता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में कोई कभी एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट लेक्चर भी देना आ जाता है, तो अगर किसी इंडस्ट्री या फिर यूनिवर्सिटी से कोई स्पीकर आता है जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आइडियाज़ या फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स है जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में ध्यान रखे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है थीम क्लियरिटी, मतलब जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें सबसे पहले थीम को क्लियर करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारी आज की थीम होने वाली है। तो पहले ही ये क्लियर कर दी जाए तो जो हमारा लिसनर्स है उनको भी सही से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है, या फिर रीडर जो है उसको भी सही से क्लियरली पता चल जाए कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। और जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए और लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले किस चीज़ के बारे में बात करना है, फिर उसके बाद इस चीज़ के बारे में, तो एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, क्रोनोलॉजी समझो। और जो भी मटेरियल है वो हमारा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। और यहाँ पर लेक्चर देते टाइम कुछ डेटा या फिर कुछ एनालिटिकल वगैरह, कुछ चार्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी शो कर सकता है, ताकि जो भी लेक्चर दिया जा रहा है उसको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाए। और यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स का भी यूज़ करना चाहिए, और जो भी कोई फाइंडिंग्स वगैरह है उसको भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये हमारी फाइंडिंग्स वगैरह रही थी। अब देखो, बात करते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। तो बिजनेस में हम काफ़ी सारी राइटिंग करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें ऊपर हमने देखी थी। तो एक इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ऐसे 7 C हमें देखने को मिलते हैं। ये 7 C है, मतलब 7 ऐसी चीज़ है जो कि C लेटर से शुरू होती है। तो सबसे पहला है कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है जो भी आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको और रीडर को कंसिडर करके लिखना चाहिए। मतलब आप खुद को रीडर की जगह रखकर देखो और फिर देखो रीडर को क्या चाहिए, क्या आप विजुअलाइज करो कि क्या क्या सर्कमटेंसेस रीडर
को चाहिए, क्या प्रॉब्लम है रीडर को, उसके क्या इमोशंस है, उसकी क्या डिज़ायर्स है, ये सब चीज़ें मतलब ऐसा आप पहले रीडर बनो फिर बाद में राइटिंग करो। तो अगर आपको अपने रीडर के बारे में पता चल जाए, उसको क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो उस तरह से आपको राइटिंग करनी चाहिए। अपना पाँव उसके जूते में रख कर पहले देखना चाहिए। और इसके बाद आता है कर्टेसी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी राइटिंग कर रहे हो, बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, उसमें आपकी जो राइटिंग स्टाइल होना चाहिए वो एकदम पोलाइट होना चाहिए। एक प्लीजेंट बिहेवियर उसमें आपका शो होना चाहिए कि आप काफ़ी पोलाइटली यहाँ पर चीज़ें लिख रहे हो। मतलब काफ़ी सारी ऐसे सेंटेंसेस या फिर बातें हो सकती है जो लगे कि यार काफ़ी यहाँ पर रूडली कही जा रही है, लेकिन वो उसको आप पोलाइट वे में भी लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, जैसे कि आप लिखते हो वी डिड नॉट सेंड द चेक, इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो द चेक वॉज नॉट एनक्लोज्ड। तो ये थोड़ा पोलाइट लग रहा है। और अगर आप राइटिंग में कोई कंप्लेन वगैरह लिख रहे हो तो उसमें भी अपनी टोन को जो है पोलाइट आप रख सकते हो। और इसके बाद अगला सी जो है वो है क्लियरिटी। मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसमें जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो भी एकदम क्लियर होने चाहिए, उसका डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। और जो भी सेंटेंसेस वगैरह आप लिख रहे हो उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, सिंगल मीनिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अलग कोई, अगर 100 बंदे उस चीज़ को आपको आपके जो भी आपने राइट करा है उसको पढ़ रहा है, तो 50 लोगों को कुछ और चीज़ लग रही है, 50 लोगों को कुछ और लग रही है। तो अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगला सी जो है वो है कंक्रीटनेस। कंक्रीट आप समझते हो, सीमेंट और की बनी हुई दीवारें वगैरह, मतलब मजबूत चीज़। तो इसी तरह आपकी राइटिंग भी मजबूत होनी चाहिए। अब मजबूत से यहाँ पर मतलब है कि आप जो भी राइटिंग लिख रहे हो उसमें आप कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स का यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी राइटिंग को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि आप कोई डेट यूज़ कर सकते हो, कोई क्वांटिटी, कोई नंबर यूज़ कर सकते हो, जिससे मजबूती आ जाए कि वो कुछ ऐसा लगे कोई आप फैक्ट उसको सपोर्ट दे रहा है आपकी राइटिंग को। तो कुछ फैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल है कि आई एक्सपेक्ट द ऑर्डर टू रीच मी एट द अर्लीस्ट। तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो आई एक्सपेक्ट द ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड टू मी बाय द 21 ऑफ फेब 2019। तो इस तरह से आपने डेट का भी यूज़ कर लिया। तो डेट का यूज़ करा तो आपकी जो बात थी उसमें दम आ गया। आप जो कहना चाह रहे थे कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा जो ऑर्डर है वो जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आपने डेट भी लिख दी कि इस डेट तक आ जाना चाहिए था। तो क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ इस डेट में आना चाहिए था, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें लिखा है कि जल्दी आ जाना चाहिए। कितनी जल्दी आ जाना चाहिए था ये कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए कंक्रीटनेस भी आपका होना चाहिए आपकी राइटिंग में। और इसी तरह करेक्टनेस। तो आपकी राइटिंग में जो भी चीज़ है, कुछ एक्सप्रेशन है और कुछ फैक्ट्स है, कुछ फिगर्स है, आपकी ग्रामर है, आपकी स्पेलिंग्स है, ये सब जो है करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगला सी जो है वो है कंसाइजनेस। मतलब आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए वो शॉर्ट और एकदम ब्रीफ होनी चाहिए। जो बात आप कम स्पेस में, कम सेंटेंसेस में बता सकते हो, तो उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और अगला सी जो है वो है कंप्लीटनेस। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें दे रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कंसाइज करने के चक्कर में, उसको ब्रीफ करने के चक्कर में, उसको छोटा करने के चक्कर में आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही उसमें से मिस कर दी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी होनी चाहिए और आपकी ब्रीफ भी होनी चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो टीवी और सूचना हम देखने वाला है सीवी और रिज्यूमे राइटिंग। तो यार अभी ये मैं नेक्स्ट डे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले का जो था वो मैंने कल करा था और मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो आज अब देखते हैं, मतलब आज नहीं अब आगे देखते हैं सीवी और रिज्यूमे राइटिंग क्या होता है। अब देखो सीवी और रिज्यूमे आपको पता होगा क्या होता है, क्योंकि भाई आप टेक्निकल लोग हो और आगे आपको पता ही है जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो रिज्यूमे आप देते हो या फिर सीवी देते हो, जिसमें आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स और आपके एजुकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो सीवी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर लिखी हुई है करिकुलम विटाई। तो ये हमारी फुल फॉर्म है और ये जो है एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने अवार्ड्स, स्किल्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और रिज्यूमे और सीवी लगभग सिमिलर होता है और काफ़ी बार हम सीवी की जगह रिज्यूमे भी बोल देते हैं और रिज्यूमे की जगह सीवी भी बोल देते हैं। लेकिन रिज्यूमे जो होता है वो ज़्यादा कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें मतलब ये कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है आपका सीवी का, जो कि मेनली फोकस करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी अचीवमेंट्स पर और
आप जो है बताते हो कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो और कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हो और क्या आपके एम है इस को पाने के लिए, मतलब जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेशन में भी आप कुछ चीज़ें वहाँ पर लिखते हो, उसके रिलेवेंट भी कुछ चीज़ें लिखते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब ध्यान रखना, एग्जाम में रिज्यूमे आपको लिखने के लिए भी आता है, जो कि आगे हम बात करने वाले हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल जो है, कुछ नहीं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको ई बुक में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ई बुक नहीं लिया तो वो ले लेना, उसमें पूरी बुक में आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाएगी, आपको कोई और चीज़ खोलकर देखनी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप अलग से चीज़ें तो कर ही सकते हो, लेकिन ई बुक में आपको अलग से स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपके रिज्यूमे के एग्जाम्पल हो गए, रिपोर्ट के एग्जाम्पल हो गए, प्रपोजल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हैं रिज्यूमे का क्या होता है। तो देखो, रिज्यूमे जो होता है ना वो हम अपने हिसाब से भी बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये थोड़ा दिखने में अजीब सा लगता है, लेकिन आप जब रियल लाइफ में उसको देते हो तो उसमें आप टेबल्स भी बनाते हो, एक ही पेज पर सभी तरह के कॉलम्स वगैरह बनाकर, रो कॉलम बनाकर अलग अलग सेक्शन बना देते हो, जिसमें आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें लिखते हो। मतलब रियल लाइफ में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कंपलसरी नहीं होता, ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है। एक बार आप सर्च करके देखना रिज्यूमे टेम्पलेट्स या फिर सैम्पल या फिर एग्जाम्पल, आप देखना किस तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज़ें लिखकर आनी होगी, जैसे कि स्ट्रक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होगी, जिसमें आप अपना नेम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस। फिर आप लिखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर अपना जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्या आप देखते हो अपने आप को, खुद को क्या देखते हो। अगर आप इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप उनके लिए क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ लाते हो, कैसे आप उनके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करोगे। और उसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हो, अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हो, आपकी कौन कौन सी स्पेशल स्किल्स है और जो उनको रिक्वायरमेंट है वो तो आप लिखेंगे, एक्स्ट्रा स्किल्स भी आप लिख सकते हो। अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हो आप, अपनी अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स के बारे में बता सकते हो, अपनी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ बता सकते हो, ज़्यादा पर्सनल नहीं, कभी अपनी बंदे के बारे में कुछ ऐसा, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि अपने पेरेंट्स की डिटेल्स, अपना सोशल स्टेटस के बारे में बता सकते हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो, और नीचे डेट एंड सिग्नेचर आप लिख सकते हो। और अगर आपको एग्जाम में इसके फीचर्स लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हो रिज्यूमे राइटिंग के फीचर्स, जैसे कि रिज्यूमे जो होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने अपने दोस्त का उठा कर दे दिया, उसमें उसकी स्किल्स वगैरह, उसकी यहाँ पर एजुकेशन वगैरह लिखी है, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, लेकिन आप भाई रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। और जो रिज्यूमे है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में उसको पता चल जाना चाहिए, जो भी आपके सामने है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, तो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर आप शो कर देनी चाहिए, अपने गोल्स के बारे में बताना चाहिए, और बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और रिज्यूमे में आप सिर्फ उन्हीं क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अब ऐसा नहीं कि आपको 5th क्लास में कोई आर्ट का सर्टिफिकेट मिला था, या फिर किसी राइटिंग कंपटीशन में आपने 4th या फिर 3rd क्लास में आपको सर्टिफिकेट मिला था, उसके बारे में लिख दिया। या मतलब जो समझ रहा हो ना, जिसकी चीज़ की ज़रूरत है उसमें मेन वो चीज़ें आप लिखना, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही से लिखना, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से लिखना, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखना, और जो भी आपके अवार्ड्स वगैरह है कुछ उसके बारे में मेंशन कर देना, कुछ रेफरेंस है आपका उसके बारे में लिख देना, और कवरिंग लेटर या फिर एप्लीकेशन को जो है वो अटैच कर देना रिज्यूमे के साथ, अगर कोई आपकी एप्लीकेशन वगैरह है तो। अब देखते हैं टेक्निकल प्रपोजल्स को। अब देखो, प्रपोजल जो वर्ड है वो डिराइव करा गया प्रपोज वर्ड से, जिसका मतलब है कुछ सजेशन देना, कोई चीज़ ऑफर देना, कोई चीज़ ऑफर करना, या फिर कोई नए आइडिया को सामने रखना। अब देखो भाई, आप किसी लड़के या फिर लड़की को जब प्रपोज करते हो तो उसमें आप अपने दिल की बात लिखते हो, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मन की, और यहाँ पर दिमाग की भी, दिल की भी, मतलब यहाँ पर सजेशन या फिर आइडियाज़ वगैरह हम यहाँ पर देते हैं। तो वो प्रपोजल आप उसको रेफरेंस ले सकते हो। प्रपोजल में आप अपना आइडिया बताते हो, अपने बातों को एक्सप्रेस करते हो, जो भी दिमाग में चल रहा है, आइडिया चल रहा है, फिर सामने वाले को आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि एट द एंड आप सामने से एग्री करवाना चाहते हो सामने वाले को कि वो हमें हाँ करे और वो हमारी बात से एग्री करे। तो यहाँ पर एक मकसद तो हमारा प्रपोजल का यही होता है कि परसुएशन,
हमें सामने वाले को कन्विंस करना है जो भी हमारा आइडिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई प्रपोजल लिख रहे हो, कुछ प्रपोजल दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से रिजेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि वहाँ से हमें एक्सेप्टेंस मिले। तो एक तरह से कन्विंस करने का भी तरीका होता है अपने आइडिया को, या फिर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई सॉल्यूशन हो, उसको यहाँ पर आप सामने वाले से एग्री करवाते हो। तो बेसिकली एक सिंपल सा लेटर हो सकता है या फिर कोई फॉर्मल सी रिपोर्ट हो सकती है जो कि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखते हो, ताकि जो भी आपने लिखा है कि लोगों का इस पर ध्यान जाए। हो सकता है वो सजेशन हो, या मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपने आइडियाज़ शेयर वगैरह करते हो। तो बेसिकली टेक्निकल प्रपोजल्स जो लिखे जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन में लिखे जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आप बेटर बना सको। कोई ग्रोथ आपको दिख रही है, कुछ नया आइडिया दिख रहा है, उसको आप शो कर सको, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कंपनी है जिसके अंदर आप काम करो, उसका बेनिफिट हो सके, या फिर अपने बेनिफिट के लिए आप दूसरों को कोई यहाँ पर प्रपोजल लिखते हो। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। एक तो हो गया इंस्टाग्राम पर प्रपोज करना, एक हो गया घुटनों पर बैठ के प्रपोज करना। मतलब ये नहीं यार, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल प्रपोजल्स की। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रपोजल्स जो हो सकते हैं वो यहाँ पर 6 टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिकली है तो ये 3 टाइप्स के, लेकिन एक ही टाइप में 2 टाइप और फर्दर कैटेगराइज करे गए हैं। मतलब हमने उसको इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड कर दिया, फॉर्मल इनफॉर्मल में कर दिया, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सॉलिसिटेड प्रपोजल्स आपको देखने को मिलता है, ये लिखे जाता है किसी के रेस्पॉन्स के लिए। मतलब सामने से किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी है या फिर सामने वाले ने कोई प्रपोजल दिया है, तो उसके रिप्लाई में, उसके रेस्पॉन्स में आप जो प्रपोजल लिखते हैं वो सॉलिसिटेड प्रपोजल आपका कहलाता है। और काफ़ी बार हम ऐसे प्रपोजल्स भी लिख देते हैं जो कि सामने वाला नहीं चाहता है या फिर सामने वाले की कोई मांग नहीं होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई आइडिया या फिर कोई चीज़ लिखते हैं प्रपोजल में, तो वो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल हमारा हो जाता है। और अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रपोजल लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के लिए हो सकता है, आप एक कंपनी में काम करते हो तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कोई प्रपोजल लिख सकते हो, ताकि कोई आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है या फिर कुछ आइडिया दिख रहा है उसके लिए, या फिर अपने हायर अथॉरिटी को या फिर अपने जूनियर को किसी को प्रपोजल लिख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप लिख सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह लिखने की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और एक्सटर्नल प्रपोजल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लिए होते हैं, जो कि समझ गए हो ना। अब इसको फर्दर ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। फॉर्मल प्रपोजल्स जो होता है वो लॉन्ग प्रपोजल्स होते हैं और इसमें थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इनफॉर्मल जो होता है वो शॉर्ट प्रपोजल्स होते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें लिखी होती है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स और टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रपोजल राइटिंग का। तो यहाँ पर भी देखो सभी के स्ट्रक्चर जो वो सिमिलर से है, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, डिस्कस भी करा है आगे चीज़ों को। अगर आपको लिखने के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा तो ऊपर यहाँ से आप मटेरियल उठा सकते हो, ऊपर का और नीचे का लगभग सिमिलर सा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है प्रपोजल राइटिंग का वो कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले जो होता है वो टाइटल पेज होता है, जिसमें आप टाइटल लिखते हो अपने प्रपोजल का, और नेम लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर पर्सन का जिसे आप ये प्रपोजल लिख रहे हो, और फिर बाद में आप अपना राइटर का नाम और डेट लिखते हो। फिर टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हो, मतलब इंडेक्स लिखते हो कि आगे कहाँ कहाँ क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है। फिर आप यहाँ पर कुछ फिगर्स के बारे में, मतलब टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर इंक्लूड करते हो उनको। फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी लिखते हो, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या चीज़ होती है काफ़ी डिटेल में। फिर आप डिस्कस करते हो मेथोडोलॉजी के बारे में, मतलब यहाँ पर आप अपने जो भी प्रपोजल लिखा है उसमें आप बताओगे कि आपका क्या मेथड या फिर प्रोसीजर होने वाला है इसको लेकर आगे। फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, फिर आप प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, फिर प्रपोज जो आपने करा है उसके प्लान और एक्टिविटीज़ के बारे में, फिर कुछ रिकमेंडेशन देंगे और फिर बाद में कंक्लूजन देंगे। तो यहाँ पर हमारी यूनिट समाप्त हो चुकी है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रपोजल राइटिंग के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ सकता है जिसमें आपको प्रपोजल लिखने होंगे। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स वगैरह है, ये सब मैंने ई बुक में इंक्लूड कर रखे हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी नोट्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएगी जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है।
और अभी मैं आपको एज अ बोनस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। यूनिट फर्स्ट की वीडियो में मैं दिखाने से शायद भूल गया था, तो इस वीडियो में आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी जो ई बुक लेंगे उनको तो ई बुक में देखने को मिल ही जाएंगे क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स भी आपको इन्हीं नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 2 के आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी सारी वीडियोस आने वाली है आपके सेकंड ईयर से रिलेटेड, थर्ड ईयर की भी आएगी, फोर्थ ईयर की भी आएगी, साथ मिलकर पढ़ेंगे यार, क्यों चिंता कर दो। तो सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर अगर आपका टेक में इंटरेस्ट है तो हमारा के वर्ड चैनल है, मेन और प्राइमरी चैनल, जिसमें टेक की बातें करते हैं हम, और यहाँ पर भी आप आ सकते हो। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।